इधर आ जाओ बेटा। आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो आपके सामने टॉपिक आने वाला है, बालकनिज्म, ज्वालामुखी के तो बाल्केनो एंड बालकनिज्म, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया के बारे में बात करेंगे। इस वाले टॉपिक में मेरे भाई वो कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि ज्वालामुखी होती कैसे है, इसकी क्रिया कैसे होती है, ज्वालामुखी कब होती है, क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इससे बनने वाले जितने PYQ बने हैं वो सब की बात करने वाले। यकीन मानिए, आप अगर वीडियो में लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको 100% फायदा मिलने वाला है। बस जुड़े रहिए मेरे साथ और लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए। आपको यकीन मानिए GS में बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी अगर आप वीडियो ही मात्र देखते हैं तो। ओके, आ जाओ मेरे भाई। और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें लगातार आ रही हैं और कंटिन्यू देने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो मेरे भाई, बाल्केनो की बात करें तो ज्वालामुखी होती क्या है। तो ज्वालामुखी होने का रीजन ये है कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने पढ़ाया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैग्मा पाया जाता है, बताया था। और मैग्मा होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, लगभग 2000 के समथिंग, 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उस मैग्मा में कॉन्वेक्शनल करंट बनती है, संवहनी धाराएं बनती हैं। वो अंदर अंदर गरम गरम बहुत ज़्यादा गर्म मैग्मा होता है। अच्छा, उसकी वजह से होता क्या है, ये कभी कभी ये प्लेटें होती है इसके ऊपर, मैग्मा के ऊपर, वो प्लेटों को या तो पार कर जाता मैग्मा, या प्लेटें पतली हो जाती है। वो मैग्मा पृथ्वी की सतह के बाहर निकल आता है। वो मैग्मा बाहर निकल आता है, जो अंदर से जो ये वाली क्रिया होती है, यहाँ से जो निकल रहा होता है, इसको ज्वालामुखी कहते हैं। और ये निकलने की पूरी क्रिया है वो ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। जो मैग्मा का बाहर आना ही ज्वालामुखी कहलाता है। कहने का मतलब ये दाब में वृद्धि या कमजोर सतह, दो रीजन हो सकते हैं। या तो पता चला प्रेशर पड़ गया, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पर इतना दाब पड़ जाए कि वो नीचे प्लेट है वो नीचे धंस जाए, तो मेरे क्या होगा, अगर ये प्लेट नीचे धंसेगी ये मैग्मा नीचे से निकल आएगा। या फिर पता चला ये वाली प्लेट पतली हो गई, नीचे से पतली होती गलते पतली होगी प्लेट, तो यहाँ से मैग्मा बाहर निकल जाएगा। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, दाब में वृद्धि और कमजोर सतह। अब ज्वालामुखी को कंप्लीट समझने की कोशिश कर रहा हूं और पूरा बताएंगे, और इसके बाद अगला टॉपिक भी लगाओ उसको भी पढ़ाएंगे। देखो, और कहें तो ये वाला जो हमारा स्थल मंडल के भीतर जो मैग्मा भरा हुआ है वो एकदम सैचुरेशन कंडीशन में भरा हुआ है। कहें तो आपने देखा होगा किसी बर्तन में इतना पानी भर दो कि लबालब ऊपर तक ने खिलाया तो बाहर, वैसा ही कुछ मैग्मा की कंडीशन है। हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा इस प्रकार भरा हुआ है, एकदम सैचुरेशन कंडीशन में लबालब भरा हुआ है। कैसा? लबालब। एकदम बढ़िया लगा, देश से शब्द लगा, है ना। इधर आ जाओ। इधर मैंने कहा कि ज्वालामुखी के कारण समझ लो। ज्वालामुखी के कारण होते नंबर 1 रेडियो एक्टिव एनर्जी। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ मैंने पढ़ाए थे, जो पिछले चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से जो टेम्परेचर होता है उससे रेडियोधर्मी ऊर्जा निकलती है, उससे भी हमारा ताप बढ़ता है, अंदर ताप बढ़ता है। और चट्टानों के पिघलने से भी हमारा मैग्मा बनता है। मैग्मा आ कहाँ से रहा है? ज्वालामुखी की क्रिया होगी, जरूरत किसकी पड़ेगी? मैग्मा की। तो मैग्मा किससे बन रहा है? जो पृथ्वी के अंदर चट्टाने गल रही है। चट्टाने किसकी वजह से गल रही है? पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर है, वो गल के मैग्मा बन गया। और जलवाष्प में वृद्धि होने का कारण है, प्लेटों में गति होती है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। मतलब प्लेटों में गति हुई, क्रैक्स पड़ गए, वहां से मैग्मा बाहर निकल पड़ा। मैग्मा बाहर निकल पड़ा तो ज्वालामुखी आ गया, ज्वालामुखी क्रिया होगी। अच्छा, एक और, प्लेटों की गति होती है तो कभी कभी फोल्ड हो जाती है प्लेटें ऊपर की तरफ। मैंने प्लेटों की टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी, या तो ऐसी फोल्ड हो जाती है, मैग्मा बाहर निकल आता है। अच्छा, चट्टानों में रासायनिक अभिक्रिया और होती रहती है, इसकी वजह से ज्वालामुखी के आने के कारण होते हैं। ज्वालामुखी के आने के कारण समझ लिए तो ये कारण भी कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ज्वालामुखी होने के कारण। अच्छा, ज्वालामुखी उद्गार की बात कर लो बेटा। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर आता है। जब कोई ज्वालामुखी क्रिया होती है तो मैग्मा बाहर आता है, वो एकदम विस्फोट के साथ आता है, ऐसा नहीं धीरे धीरे निकला, एकदम विस्फोट के साथ बाहर आएगा। और इसमें लिखा हुआ देखो, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है 190 डेसिमल तक की ध्वनि होती है, बहुत तेज आवाज आती है जब ज्वालामुखी क्रिया होती है ना। आप वीडियो देखना, वो असल में पिछली वीडियो मैंने यूट्यूब पे चला के दिखा दी थी, उससे कॉपीराइट आ गया था वीडियो पे, तो आप वीडियो देखना जाके गूगल पे करके, वो चीजें दिखाना अब हमारे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। आप देखना जाके, ज्वालामुखी क्रिया सर्च करोगे, बड़ा अच्छा लगेगा देखते हुए। अच्छा, विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर आता है, जो ध्वनि होती है वो 190 डेसिबल की साउंड होती है। जब ब्लास्ट होता है मेरे भाई, जब कोई ब्लास्ट होता है तो वाइब्रेशन तो होगा ही,
जब यहाँ पर हमारा ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, मतलब भूकंप। अरे मेरे भाई, अगर प्लेटों का हिलना ही तो भूकंप है, जो तुम हिले भूकंप आ गया, और इसकी वजह से होता है जब ब्लास्ट होता है ज्वालामुखी का तब। अच्छा, इसके बाद बाहर आता है क्या, मैग्मा प्लस आग के गोले। जब कोई ज्वालामुखी क्रिया होती है तो बाहर क्या निकलता है, तो मैंने कहा मैग्मा और आग के गोले। जो बेटा मैग्मा होता है ना बेटा, तो मैग्मा होता है ये लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का खोलता हुआ मैग्मा, बिल्कुल लाल चिंगार मैग्मा, इतना कि अगर आदमी चला जाए तो एक ही बार में गल जाए, इतना टेम्परेचर होता है इसका 1200 डिग्री सेल्सियस। और इससे आग के गोले निकलने होते बहुत तेज तेज, आग के गोले बहुत तेज। अगर कोई हाथ से पकड़ ले तो हाथ की गोला जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, गोला जल जाएगा। इधर देखो, इधर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी और चीज समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें जो मैग्मा निकलता है बेटा, ये हमारा क्या क्या होता है, तो इसमें मैग्मा में होता है बेटा पिघला पदार्थ और गैसें होती हैं। जो मैग्मा होता है उसमें पिघला हुआ पदार्थ होता है, चट्टानें गल गई है ना वो, और क्या होती हैं, गैसें होती हैं। ये प्रश्न आता है मैग्मा में क्या होता है, इसमें पिघला हुआ पदार्थ और गैसें होती हैं, और पिघले हुए पदार्थ में क्या होता है, चट्टानें और खनिज होते हैं, ये पिघल के बाहर आते हैं। इसके साथ जो गैसें आती हैं बेटा बाहर, वो गैसें कौन कौन सी होती हैं, वाटर वेपर होती है, जल वाष्प होती है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो जल वाष्प निकलता है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S कहें तो हाइड्रोजन सल्फाइड, जो एक जहरीली गैस होती है। जहां पर ज्वालामुखी क्रिया हो रही होगी वहां पर जहरीली गैसें निकल रही होगी क्या, हाँ वहां पर जहरीली गैसें निकलती है मेरे भाई। और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यही तो अम्लीय वर्षा कराती है। तो मेरे भाई जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां पर अम्लीय वर्षा भी होगी, है ना। इस चीज को समझ के चलना मेरे भाई। और एक चीज समझना, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, ये मैंने कहा प्रेशर ज्यादा हो गया यहाँ पर, मतलब मान लिया दबाव ज्यादा लग गया, तो यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, ये वाला मैग्मा निकला और जलवाष्प बाहर चला गया, जो गैस है ये बाहर निकल गई, और ये जो साइड में आ गया ये लावा कहलाता है। लावा और मैग्मा दोनों अलग चीजें हैं। मैंने क्या लिखा है, लावा बराबर मैग्मा माइनस, जब मैग्मा से गैस अलग हो जाए तब उसको लावा कहा जाता है। इसका मतलब जब इससे अंदर निकल रहा है ये मैग्मा है, और जैसे बाहर निकला तो गैस अलग होगी, जो बचा हुआ रह गया भाई हमारा लावा। और मैग्मा में अंतर पता चल गया कि लावा वो होता है जिससे गैसें अलग हो जाए, जब तक गैसें और लावा मिक्स है वो मैग्मा कहलाएगा, है ना। इधर आ जाओ बेटा, इधर मैंने बताया कि इसमें कौन कौन सी गैसें आती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं कि जो इसका तरल पदार्थ होता है, पिघला हुआ पदार्थ होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो मेरे भाई चट्टाने और मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अल्टीमेट मजा आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ। ज्वालामुखी क्रिया के कारण वायुमंडल में जब ज्वालामुखी क्रिया होगी जलवाष्प निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा तो भाई साहब बादल तो होना स्वाभाविक है। अच्छा, वाटर वेपर होगी ना, वो वाटर वेपर कितने परसेंट होती है, ज्वालामुखी 85%, और सल्फर डाइऑक्साइड और ये NO2 होगा, यही तो एसिडिक रेनफॉल प्लस का क्या है भाई, वायु प्रदूषण भी होगा मेरे भाई। वायु प्रदूषण भी तो होगा, जब ये हमारी गैस है, जहरीली गैसें बाहर निकलेंगी तो वायु प्रदूषण होगा, और इसकी वजह से बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे उससे हमारी एसिडिक रेनफॉल होगी, कहें तो हमारी अम्लीय वर्षा होगी, है ना। अम्लीय वर्षा अगर समझ में आ गई है, थोड़े से ऊपर आएंगे, आपको कुछ और बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताओ, ज्वालामुखी क्रिया होने से लाभ भी हो सकता है क्या? हाँ, ज्वालामुखी क्रिया होने से लाभ भी होता है। क्या लाभ होगा? ज्वालामुखी क्रिया के होने से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। पृथ्वी के सुरक्षा बॉल्व का कार्य करता है, ताप संतुलित रहता है। अब जब हमारी पृथ्वी के ऊपर से लावा आ जाएगा जहाँ पे, वहां पर क्या होगा, एक सुरक्षा बॉल्व की तरह कहे तो ऊपर की परत मोटी हो जाएगी, वहां पे सुरक्षा बॉल्व की तरह कार्य करेगा। दूसरा, नई चट्टान बनती है, नई चट्टान के बनने का अलावा नए खनिज प्राप्त होते हैं। नीचे से मिनरल्स और चट्टानें निकली है ना, तो खनिज ऊपर आ गए हैं, तो हमारे खनिज मिल जाते हैं। ये लाभ हो गए किससे? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी अपने यहाँ ना ही हो, वही बढ़िया है, अपने यहाँ होता भी नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। और इससे प्रभाव क्या होते हैं, इसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं? नंबर 1 तो पॉल्यूशन होगा, अर्थक्वेक आएगा, झटके तो लगेंगे भाई साहब। अगर पता चला क्लास चलती हुई ज्वालामुखी आ गया तो तुम पढ़ोगे कम, हिलोगे जाते, है ना। इधर देखो, और इसकी वजह से क्या होगा, आर्थिक हानि होने वाली। भाई साहब हानि तो होगी, पता चला किसी का घर गिर गया, पता चला कोचिंग चलती हुई, है ना, तो हानि तो बहुत ज्यादा हो सकती है ना। अगर हमारे पिलर अच्छे नहीं लगे होंगे तो पता चला बिल्डिंग गिर गई,
ये हमारी बिल्डिंग बहुत मजबूत है, ये तो चाहे कितना भी भूकंप आए तब भी मन नहीं गिरेगी। हाँ, इधर आते ही नहीं है भूकंप ज्यादा है। अच्छा इधर आ जाओ, एक चीज और समझना, क्रियाएं क्या होती हैं। माउथ कॉल्ड क्रेटर, जहां से ज्वालामुखी निकलती है ना, जो मुंह होता है उसका माउथ होता है, वो कहलाता है क्या? क्रेटर कहा जाता है। कभी भी आपसे पूछ ले क्रेटर क्या होता है, तो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जो उसका माउथ होता है, वही क्रेटर कहलाता है। समझ पाए हो? कहे तो बेटा क्रेटर आपको इसको कह सकते हो, ये क्रेटर है ना, क्रेटर। समझ पा रहे हो भाई? एक एक लाइन को ऐसे प्रयोग के चलना कि तुम्हें दोबारा कभी किसी की जरूरत ना पड़े। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अब जो हम बात बोलने जा रहे हैं, कई बात तुम्हें पेपर के टाइम ध्यान आएगी। जब पेपर का टाइम होगा तब तुम्हें जीएस के रिवीजन का टाइम नहीं होगा। ये बात हम आज बोल रहे हैं। और जो आप आज इतना अच्छे से पढ़ लोगे ना, उतना अच्छे से पढ़ने का टाइम तब नहीं होगा। जल्दी जल्दी में होता नहीं है कुछ। जल्दी में केवल आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि पेज पलट लिए सब, बस अब बढ़िया। हाँ, रिवाइज तभी अच्छा होता है अगर अभी अच्छा पढ़ा होगा। अगर अभी डीपली पढ़ गए ना, बाई चांस उस टाइम तुम रिवीजन नहीं कर पाए, तब भी नैया पार लग जाएगी तुम्हारी। अगर आप अभी तुम्हारा टाइम जा रहा पूरा, अगर मान लिया तुम बातों में व्यस्त हो गए अभी, तो तुम्हारा ये टाइम चला गया, उस टाइम पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर अभी इतना टाइम दे पा रहे हो, वो टाइम नहीं मिलेगा। हम बता रहे, खुद का एक्सपीरियंस बता रहे, पेपर के टाइम मिलता ही नहीं है। टाइम सिर्फ मैथ, रीजनिंग और हिंदी हो पाता है उस टाइम पे, बस इतना ही टाइम मिलता है। बाकी इसका टाइम नहीं रहता वहाँ पे। जो अभी हो जाएगा भाई, जीएस तुम्हारा है, अदरवाइज तुम्हारा नहीं है। इधर आ जाओ, मैं ये कर चुके हैं। अच्छा, नंबर 2 क्या लिखा है मैंने? प्रभाव। नंबर 2 है कि आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रियाओं में नंबर 1 इसका माउथ पार्ट होता है, क्रेटर कहलाता है। और दूसरा बता रहे हैं जो गर्म पानी बाहर आता है, इसको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। हाँ, और जो भाप बाहर का आती है, स्ट्रीम बाहर आती है, इसको कहते हैं फ्यूम रोल्स। क्या कहते हैं? फ्यूम रोल्स। परफ्यूम जानते हो? हाँ, वही वाली फ्यूम रोल्स बाहर आती है। और देखो, अच्छा स्ट्रीम होती है, कहें तो जो हमारी भाप होती है, प्लस वार्म वाटर, गर्म पानी और भाप आता है, उसको क्या कहा जाता है? गीजर कहा जाता है। और बेटा जो मड इजेक्ट होता बाहर, उसको क्या कहा जाता है? मड वॉल्केनो। मड कीचड़ बाहर आता है। ये मैंने कुछ टर्म बताए, कभी कभी आ जाते हैं। इधर आ जाओ, देखो मैंने कहा कि जैसे स्थल मंडल होता है, स्थल से मैग्मा बाहर निकल जाता है, ये भूमिगत जल होता है, ऐसे करके ऊपर आ जाता है। जैसे टेम्परेचर मैग्मा का 1200 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था अभी। अच्छा, आगे देखो, टाइप ऑफ वोल्केनो। हमने कहा ज्वालामुखी के प्रकार समझ लो। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है बेटा हमारा एक्टिव वोल्केनो, कहे तो सक्रिय ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें ये ज्वालामुखी लगातार फटके या उद्गार होते रहते हैं। लगातार ज्वालामुखी चलता रहे, उससे मैग्मा बाहर आता रहे, लावा बाहर निकलता रहो, वो वाला हमारा एक्टिव वोल्केनो, कहे तो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय के पास पाए जाते हैं। अग्निवलय के पास पाए जाते हैं। और अग्निवलय क्या होता है? रिंग ऑफ फायर मैंने पढ़ाया था। हम रिंग ऑफ फायर पे दोबारा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, रिंग ऑफ फायर कुछ ये था बेटा, आपको याद हो, जब ये प्लेटें दूर हटती हैं, सॉरी रुको, ऐसा है। यहाँ पर एक चीज हम बताना भूल गए थे, रिंग ऑफ फायर में ये प्लेटें जब पास आती हैं, हाँ, ये अपसरण वाला है, डाइवर्जेंट। प्लेटों का डाइवर्जेंट होगा, पास आएंगी ना। तो ये वाला पता प्रशांत महासागर वाला एरिया मैंने बताया था कम हो रहा लगातार। प्रशांत महासागर का एरिया कब कम होगा? जब अमेरिका और यूरेशियन ट्रेस पास आएंगी, तभी तो होगा ना। अब मैंने कहा ये प्लेटें, जब ये प्लेटें इसके नीचे घुसती है तो ये वाली पिघल जाती है, पर ये वाली पिघल जाती है। लावा की मात्रा, मैग्मा की मात्रा बाहर ज्यादा हो जाती है, तो ये बाहर निकलती है, यूरेशिया के पास और अमेरिका के पास बाहर निकलता है। तो यही तो बनता है रिंग ऑफ फायर बेटा। मैंने कहा था कि ये वाला हमारा यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये वाली प्लेटें जब पास आएंगी तो बीच वाली प्लेट नीचे धस रही होती है, इस प्रकार से। ये वाली प्लेटें नीचे धस रही होती हैं। जब ये प्लेटें नीचे धस रही होती, बंद करें क्या कह रहे हैं? बताएंगे अभी। जब ये प्लेटें पास आती हैं तो ये वाली प्लेटें नीचे धस जाती हैं, और नीचे धसने की वजह से प्लेटें मेल्ट हो जाती हैं, मैग्मा की मात्रा बढ़ती है, तो ये बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो मेरे भाई इस साइड से और इस साइड से ज्वालामुखी
ज्वालामुखी क्रिया होती है जो कि एक रिंग के समान दिखता है, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आओ यहाँ पे आ जाओ, हमें कहाँ से हम भटक गए, हम आपको रिंग ऑफ फायर पढ़ाने लग गए दोबारा से, इधर आ गए थे, इधर आ जाओ, यही था। मैंने कहा था ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर अग्निवलय के पास पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर की लंबाई कितनी है, क्या नाम है तुम्हारा, रिंग ऑफ फायर की लंबाई कितनी है? रोहित, खड़े हो जाओ, तुम बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो, इधर आ जाओ। मैंने कहा अब आपको बताते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के प्रकार, कौन कौन सी ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे हैं, इसके नाम पूछे जाएंगे आपसे। नंबर 1 है हमारा बैरन आइलैंड। अगर आपको सक्रिय ज्वालामुखी भारत में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार बताना, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में कौन सी ज्वालामुखी? बैरन आइलैंड नाम से है। किस नाम से? बैरन आइलैंड नाम से ज्वालामुखी है, ये भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरी, एक हवाई है, एक मोनोलोआ है। कौन सी है? एक मोनोलोआ है, एक हवाई है, ये अमेरिका की है। सिस्टर वोल्केनो कहा जाता है दोनों को, इन दोनों को सिस्टर वोल्केनो, एक हवाई एक मोनोलोआ, ये दोनों अमेरिका की। प्रश्न ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाली ज्वालामुखी है कहाँ पे, हवाई वाली। हाँ, एक पूछा जाता है स्ट्रोम्बोली, कई बार पूछा गया, स्ट्रोम्बोली लिखा होता है, एल बना हुआ है यहाँ पे, देख लेना एक बार। स्ट्रोम्बोली वाली है ना, ये इटली में, और इटना ज्वालामुखी दोनों पूछी गई है, इटना और स्ट्रोम्बोली, एटना और स्ट्रोम्बोली, एटना और स्ट्रोम्बोली दोनों कहाँ पे है? इटली में। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ में कौन सी? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि लाइट हाउस ऑफ मेडिन सी, कहे तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वो स्ट्रोम्बोली। जगह जरूर याद रखना मेरे भाई, इटली। आगे आ जाओ, ये हमारी अमेरिका में है, किलाइलू, किलाइलू है ना, ये अमेरिका में है। और एक माउंट सुमेरु है, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु है, और टोंगा है, ये टोंगा में है। और माउंट आसो है, माउंट आसो, ये जापान में। इसको याद रखना यार, माउंट आसो आ जाती है कभी कभी, माउंट आसो याद रखना। और एक इधर हमारी निकल गई, जो कौन सी वाली थी, ये वाली स्ट्रोम्बोली आती है, एटना आ जाती है, हवाई वाली आती है, बैरन आइलैंड वाली आती है। ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा याद करके भी आना घर से, ठीक है। आगे आ जाओ, हमने पहले आपको एक्टिव वोल्केनो करा दिया, कौन सी बेटा? एक्टिव कहे तो सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम करने जा रहे हैं डोरमेंट वोल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी में लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की कभी भी फट सकता है। ये इस प्रकार का, मतलब ऐसा लबालब मैग्मा भरा हुआ है, कभी भी ये जगह फट सकती है, लेकिन अभी ज्वालामुखी क्रिया हुई नहीं है, लेकिन होने की संभावना प्रबल है। अच्छा, इसके नाम की अगर बात करें बेटा, एग्जाम्पल हो जाएगा नार्कोडेम वोल्केनो। नार्कोडेम ज्वालामुखी है, इंडिया के अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और बैरन आइलैंड कहाँ पे है? वो सक्रिय है, वो सक्रिय है, और ये वाली सुसुप्त है। इसका नाम दोबारा से बोलो, नारकोन डैम। कौन सी? नारकोन डैम। अच्छा, एक और है हमारी फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान की। फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान। फुजियामा ज्वालामुखी जापान। एक और है हमारी क्राकाटाऊ है, ये इंडोनेशिया में है। दोनों की पूजा की जाती है, दोनों ज्वालामुखी कौन कौन सी है? फुजियामा और कांगड़ा है, कांगड़ा वोल्केनो है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा बेटा दोबारा से पढ़ लो, कांगड़ा फुजियामा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाली है, और नारको डैम है, ये हमारे अंडमान निकोबार में है। और क्राकाटाऊ है, ये इंडोनेशिया में है। आगे आ जाओ, तीसरे प्रकार की ज्वालामुखी, बस खत्म होने वाला टॉपिक। इसको देखते हैं मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी ये प्रेजेंट में साइलेंट है, मतलब शांत है एकदम, और फ्यूचर में भविष्य में उदार होने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पर लो है, और सिलिका कम है। एरप्शन मतलब अपरदन नीचे की साइड बहुत कम हो रहा है। जैसे यही सबसे ऊंची चोटी है वाई कंट्री। अच्छा, ये वाली इधर देखो, पोपा ज्वालामुखी, जो कि एक मृत ज्वालामुखी को उदाहरण कहाँ पे पाई जाती है? म्यांमार। दूसरी कौन सी है? एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका।
किलिमंजारो, हमने प्रश्न एक स्ट्रेटेजी का जोड़ दिया। यही सबसे ऊंची चोटी है बाई कंट्री। अगर देशों की देखा जाए, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांका हुआ, ये प्रश्न आता है मेरे भाई। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो याद रखना। और यही ज्वालामुखी है, कौन सी? मृत ज्वालामुखी। और इधर पोपो वाली कहाँ पे है? पोपो वाली म्यांमार में। अच्छा, ये वाला ज्वालामुखी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे मेरे भाई। जितने ऑनलाइन साथी जुड़े हुए हैं, प्लीज अगली वीडियो जरूर देखना। ओके, थैंक यू।